हेलो दोस्तों। आज हम वीडियो में पेपर 2 शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले 2 वीडियो में हमने जब मेंस की स्ट्रेटजी बना रहे थे तो पेपर जो 1 है उसका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के बारे में हमने एक अलग अलग वीडियो बनाया था। तो पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपको ये पता चल सके कि पेपर एक जो 1 है इसकी स्ट्रेटजी हमको कैसे बनानी है, कहाँ से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में पता चल जाएगा। पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 का जो पार्ट ए है वो पॉलिटी वाला सेक्शन है, यानी इसमें भारत की राज्य व्यवस्था और मध्य प्रदेश की जो राज्य व्यवस्था है ये दोनों यहाँ पर रखी गई है। पहले यहाँ पर केवल भारत की राज्य व्यवस्था ही थी, लेकिन अभी मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था भी इंक्लूड कर दी गई है, जो कि हम प्रीलिम्स में तो पढ़ते ही हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर मेंस में वो आएगी। बात करेंगे उस पर भी आगे वीडियो में। जो पहला यूनिट है हमारा वो है भारतीय संविधान निर्माण, विशेषताएं, मूल ढांचा एवं प्रमुख संशोधन। इसके बारे में जो है आप निर्माण आईएएस की बुक से या फिर जो भारत की राज्य व्यवस्था भाई एम लक्ष्मीकांत है इससे पढ़ सकते हैं। देखिए ये तीनों बुक आप खरीद लीजिए। एक तो निर्माण की पहले आती थी 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन सिलेबस चूँकि ज़्यादा बदलाया नहीं है, मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ बदलाव हुआ है। तो पहले तो एक दो तो ये है संविधान वाली 2 बुक आती है निर्माण की, ये और एक इंडियन पॉलिटी। ये 3 बुक तो आप खरीद ही लीजिए क्योंकि इस वाले का पोर्शन आपको हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन कैसे आते हैं यहाँ पर, तो विशेषताओं के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। मूल ढांचा फेवरेट टॉपिक है एमपीपीएससी का, इसमें 10 में पूछ सकता है, 7 में पूछ सकता है। प्रमुख संशोधन पूछता ही है वो, और 2 मार्क्स में पूछेगा वो। ठीक है, डायरेक्ट बोल देगा कि 110वां संविधान संशोधन की, 110 तो हो ही नहीं, 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि किससे संबंधित है। 10वां संविधान संशोधन उन्होंने अभी पूछा था कुछ दिन पहले, तो 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं संविधान संशोधन। या फिर प्रोसेस पूछ सकते हैं। देखिए जो संविधान संशोधन की प्रोसेस है वो 7 और 10 में आ सकती है कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है, क्या क्या तरीके होते हैं संविधान में संशोधन करने के। ठीक है, तो ये 7 और 10 में भी पूछा जा सकता है। और आलोचना कैसे होती है, आलोचना वाला एक क्वेश्चन आया था संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है हमारी भारत की, उसकी आलोचना कीजिए। मूल ढांचा के बारे में, मूल ढांचा का जो पूरा ऐतिहासिक बैकग्राउंड है वो कैसे क्या है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संविधान की विशेषता पूछी जा सकती है। इसके साथ ही जो हमारी संविधान सभा है उसकी आलोचना के बारे में पूछा जा सकता है ना। संविधान के निर्माण की क्या प्रक्रिया रही है इसकी पूछे जाने की कम संभावना रहती है, लेकिन फिर भी आप पढ़ तो लेना ही, क्योंकि पता नहीं है एमपीपीएससी का कुछ भी पूछ सकती है। वैचारिक तत्व की बात करें तो उद्देशिका यानी प्रस्तावना, प्रस्तावना ही डायरेक्ट पूछी जा सकती है कि प्रस्तावना बताइए, तो प्रस्तावना पूछी भी जा चुकी है, तो प्रस्तावना आपको पूरी याद होनी चाहिए। दूसरा, प्रस्तावना का क्या महत्व है ये आपको पता होना चाहिए। प्रस्तावना संविधान का मूल भाग है या नहीं है ये भी आपको पता होना चाहिए। मूल अधिकार उनका सबसे फेवरेट टॉपिक है, और मूल अधिकार में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो बड़ा मूल अधिकार है जैसे 19वां, जैसे 32वां, इनसे डायरेक्ट 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन जो छोटे छोटे मूल अधिकार है उनसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा, इसमें जो रीट पिटिशंस होती है इसके बारे में 10 में भी आ सकता है, 7 में भी क्वेश्चन आ सकता है। और इसके अतिरिक्त जो है जैसे सांस्कृतिक अधिकार है तो इसके बारे में पूरा सांस्कृतिक अधिकार के बारे में, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इनके बारे में पूरा एकदम 7 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग। जो स्वतंत्रता का अधिकार है बताइए, 7 नंबर में पूछ लेंगे, उसमें सभी स्वतंत्रता के जो अधिकार है उनको आप इंक्लूड करेंगे। इसके अतिरिक्त इसमें जो आरक्षण वाला मुद्दा है ये भी इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो शैक्षणिक और सामाजिक आर्थिक जो आरक्षण दिए गए हैं, ईडब्ल्यूएस वाला जो आरक्षण दिया गया है उसके बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। मूल कर्तव्य की बात करें, एक मूल अधिकार में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि ये कहाँ से लिया गया है, ये 2 नंबर में पूछ लेंगे आपसे, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य क्या क्या महत्व है, और जो मूल कर्तव्य वो कितने हैं, और कौन से संविधान संशोधन से इन्हें जोड़ा गया है, किस देश से इन्हें हमने लिया है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 नंबर में पूछ सकते हैं और 7 में पूछ सकते हैं। ये बोल देंगे या फिर कि 5 मूल कर्तव्य लिखिए या 7 मूल कर्तव्य लिखिए, तो 7 नंबर में ये ऐसे भी आ सकता है। 10 में आने की संभावना इसकी नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके बारे में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर टिप्पणी कीजिए, या फिर जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसके उदाहरण सबके समझते हैं, और इसके लिए संविधान में कौन से प्रावधान कहाँ पर निहित है। तो इसमें और तीनों ही जो गांधीवादी है, समाजवादी है और उदारवादी है, ये तीनों ही आपको नीति निर्देशक तत्व लिखने हैं और इसी पैटर्न में लिखने हैं।
इसके अतिरिक्त मूल अधिकार और नीति निषेध तत्वों में डिफरेंस भी क्वेश्चन में आ सकता है और पूछा भी गया है, अभी 22-21 में ही आया था। इसके अतिरिक्त नीति निषेध तत्व जो है ये न्यायिक जो है उसके अंतर्गत नहीं आते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। मतलब इनके हनन पे आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। किससे इसको अवतरित किया गया है, तो 1935 का जो एक्ट आया है उसी से ज़्यादातर प्रेरित है नीति निषेध। कौन से देश से लिए गए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये बेसिक बात हो गई यहाँ पे। संघवाद पे क्वेश्चन बनता ही है। जो केंद्र राज्य संबंध है उस पर 10 नंबर में क्वेश्चन आता है। केंद्र राज्य के आर्थिक संबंध क्या है और इसके अलावा प्रशासनिक संबंध क्या है और विधायक जो वैधानिक संबंध है, विधायी संबंध, उनके बारे में, ये तीनों के बारे में क्वेश्चन 10 नंबर में आता ही है। या तो ये आएगा या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से आएगा, ठीक है, लेकिन आते हैं। और न्यायिक पुनरावलोकन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यायिक सक्रियता से भी आजकल 11-10 नंबर में क्वेश्चन आ रहे हैं। लोक अदालत, जनहित याचिका, ये वाला जो टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि 7 में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 10 में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 2 में भी देखने को मिलेगा। कैसे क्वेश्चन आते हैं इनमें, केंद्र राज्य संबंध मैंने बता दिया आपको। इस बार तो उन्होंने 2023 में तो 22 में शायद उन्होंने डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लिया था कि केंद्र राज्य जो विधायी संबंध है उसके बारे में कौन से भाग में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। उच्चतम न्यायालय की बात करें तो उच्चतम न्यायालय की क्या स्वतंत्रताएं हैं और इसके अलावा जो है जजों के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय को क्या समस्याएं आती है, क्या क्या समस्याएं आ रही, कितने मामले लंबित है, इन सब के डाटा आपके पास होने चाहिए। उच्च न्यायालय में भी सेम यही बातें हैं। और इनकी जो वो है विशेषाधिकार है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे जो मूल क्षेत्राधिकार है इनका, न्यायिक क्षेत्राधिकार है, अपीली क्षेत्राधिकार है, इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। इनके मिला जुला के भी एक 10 नंबर क्वेश्चन बन सकता है और एक पर्टिकुलर जैसे मूल क्षेत्राधिकार है उसके बारे में एक 7 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में कौन कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, क्या है न्यायिक पुनरावलोकन, कैसे इफेक्टिव है ये और क्या परेशानी देता है ये, जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है हमारा उसमें ये क्या प्रॉब्लम देता है, ये और न्यायिक सक्रियता, इनके बारे में। न्यायिक सक्रियता और निष्क्रियता में क्या अंतर है, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिवादिता में क्या अंतर है, ये सब भी क्वेश्चन वो 7 नंबर में आपसे पूछ लेंगे। लोक अदालत और जनहित याचिका का क्या महत्व है, संविधान में कहाँ इनके प्रावधान किए गए हैं और कैसे इनकी प्रक्रिया होती है और जो है न्यायालय किस प्रकार से इनको एग्जीक्यूट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे नालसा एक्ट है तो नालसा एक्ट के अंतर्गत लोक अदालत होती है, लोक अदालत में अपील नहीं होती, तो इसके बारे में विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। बार बार क्वेश्चन इन पे आ रहे हैं। ये जो 4 टॉपिक है ना आखिरी के, इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत और जनहित याचिका। और इनमें से थोड़ा सा 2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो टफ आ सकते हैं कि जनहित याचिका और जो न्यायिक सक्रियता उसके पुरोधा कौन है भारत में, किसने इसको शुरू किया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। PN भगवती का नाम आपने सुना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 2 की। तो यूनिट 1 जो है आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो निर्माण की दोनों बुक भी आप मंगा लीजिए, क्योंकि हम क्या है, हम कोई भी बुक पूरी नहीं पढ़ेंगे, हमको जहाँ से जो अच्छा मिल जाएगा हम वहाँ से पढ़ लेंगे। लेकिन निर्माण में बहुत बहुत बढ़िया दे रखा है पॉलिटी, ठीक है। यूनिट 2 की बात करते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग, आप इसको बहुत अच्छे से लक्ष्मीकांत से पढ़िए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी लक्ष्मीकांत से पढ़िए। संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और नीति आयोग, ये सभी आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है इसके बारे में थोड़ा सा आपको अलग से भी देखना पड़ेगा, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, क्योंकि देखो स्टेट लोक सेवा आयोग तो दे रखा है लक्ष्मीकांत में, लेकिन स्पेशली मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग नहीं दे रखा, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल पता होना चाहिए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो कि अब 2022 में उन्होंने पूछ लिया कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सर्वप्रथम एग्जाम कब कंडक्ट कराई थी, 2 नंबर में पूछ लिया। अब आपको पता हो कि कब कराई थी 1958 में, तो आप 2 नंबर आप पूरे मिल जाएंगे आपको, और नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो आपको लीड दिला देते हैं, 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर की लीड ही मिलती है अंततः। भारत निर्वाचन आयोग की क्या स्वतंत्रताएं हैं, क्या इसकी संरचना है, क्या इसके कार्य हैं, अलग अलग जो सुधार हुए हैं चुनाव में वो क्या हैं, और इसके अतिरिक्त जो है ये सब चीज़ें हमको पता होना चाहिए कि न्याय जो भारत निर्वाचन आयोग है इसके सामने क्या समस्याएं हैं, कैसे इनकी नियुक्तियां होती है, जो इनके सदस्य होते हैं उनकी। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के क्या कार्य हैं, ये 10 नंबर में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या शक्तियाँ हैं इनकी। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कि इनमें क्या सुधार की आवश्यकता है, क्या इनके कार्य हैं, क्या इनकी शक्तियाँ, क्या इनकी स्वतंत्रता हैं। सेम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की। एक नीति आयोग के बारे में भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है।
नीति आयोग के बारे में संघवाद से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, या इसकी संरचना संबंधित, या इसके क्या कार्य हैं और नीति आयोग और योजना आयोग में क्या डिफरेंस है। ये अब सहकारी संघवाद के इस पे फिलोसफी पे काम करता है नीति आयोग, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला जो टॉपिक है इससे 7 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन आ जा सकता है। इसमें मैं बताता हूँ आपको कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एक तो भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल, राजनीतिक दल में राष्ट्रीय दल कौन से हैं और राज्य स्तरीय दल कौन से हैं, इनके लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या महत्व है इनका। और भारत में पहले एक दलीय व्यवस्था थी, फिर क्या हुआ, तो फिर उसके बाद जो है गठबंधन की सरकारें आने लगी। कुछ समय से गठबंधन की सरकार आ रही है, लेकिन अभी भी जो है, अभी जैसे इस बार का जो चुनाव हुआ है इसमें गठबंधन की सरकार बनी है, लेकिन इसके पहले जो भाजपा के 2 टर्म थे उनमें गठबंधन की सरकार तो बनी थी लेकिन भाजपा को क्लियर बहुमत मिला था। तो ये क्या चेंजेस हुए हैं भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें, क्या बदलाव हुए हैं, इन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतदान व्यवहार पे पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन आ रहा है, या तो पूछ लेंगे 7 नंबर में, 10 नंबर में मतदान व्यवहार में बताइए कौन कौन सी चीज़ें आती, या वो 2 नंबर पूछ लेते हैं कि 4 मतदान व्यवहार बताइए, 3 मतदान व्यवहार बताइए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये निबंध में भी काम आएगा आपको, और इसके लिए आप जो है ये निर्माण की बुक देख सकते हैं या फिर लक्ष्मीकांत से भी आप पढ़ सकते हैं। भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, नरजातीयता, भाषा और लिंग की भूमिका, इनमें जो जाति है और धर्म है इनसे क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है। एक लिंग की भूमिका मतलब महिलाओं की क्या भूमिका है, ये इससे ये तात्पर्य है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, 7 नंबर में पूछे जा सकते हैं, 2 में आने की संभावना यहाँ से नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय स्तर के दल है, कितने राज्य स्तर के दल है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग। यूनिट 3 की बात करते हैं, लोकतंत्र की विशेषताएं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी। ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आता है, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी से आप क्या समझते हैं और कैसे आप जो भागीदारी है उसको बढ़ा सकते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट इस प्रकार से पूछे जाते हैं। लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं, तो ये भी आप निर्माण से पढ़ सकते हैं, निर्माण बहुत अच्छा दे रखा है इन्होंने। इसके अतिरिक्त जो समुदाय आधारित संगठन है, गैर सरकारी संगठन और स्वयं सहायता समूह, ये आप जरूर निर्माण से पढ़िए। मीडिया की भूमिका और समस्याएं भी निर्माण से ही पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी तो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं इस टॉपिक से ज़्यादातर, क्योंकि ये जो राजनीतिक विचारक वाला टॉपिक है ये बहुत कुछ लेके बैठा हुआ है यहाँ पे। इसके अतिरिक्त जो लोकतंत्र वाला टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं वो 2 नंबर पूछ लेते हैं, बताओ CBO क्या है, बताओ NGO क्या है, बताओ स्वयं सहायता समूह क्या है। या फिर इनसे जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो ये है कि इनका महत्व क्या है और इनमें क्या परेशानी आ रही है और क्या समाधान है। ये 3 क्वेश्चन आप इनके तैयार कर लो। CBO क्या है, CBO की क्या विशेषताएं हैं, CBO का क्या महत्व है, और CBO के एग्जीक्यूशन में क्या समस्याएं आती है और उनका क्या समाधान है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लो। भारतीय राजनीतिक विचारक वाला जो टॉपिक है ये यहाँ पर निर्माण की पुरानी बुक है, इसमें लगभग सभी दे रखे हैं भारतीय राजनीतिक विचारक। 1-2 नहीं है, मैं बता देता हूँ कौन से नहीं है। जैसे एक तो देवी अहिल्याबाई होलकर यहाँ पर नहीं है। कहाँ पढ़ोगे इनके बारे में आप, इनके बारे में आप पढ़ोगे जो रियासत वाली यूनिट है, जो होलकर, जो यूनिट 5 है पेपर 1 के पार्ट A में, वहाँ से आप देवी अहिल्याबाई होलकर को पढ़ोगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त कौटिल्य, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, भीमराव अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, ये तो इस बुक में है और बहुत अच्छे से यहाँ पर दे रखा है इन्होंने। लेकिन जिनसे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं उनके बारे में बता देता हूँ। यहाँ भी भीमराव अंबेडकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एकात्म मानववाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जयप्रकाश नारायण की जो संपूर्ण क्रांति हुई, इसके अतिरिक्त जो समाजवाद है इनका, जयप्रकाश नारायण का, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू का अंतर्राष्ट्रीयवाद, राष्ट्रीयवाद क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया का समाजवाद क्या है, देवी अहिल्याबाई होलकर की राजनीतिक उपलब्धियाँ, सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या है और इन्होंने अपना प्रशासन कैसे चलाया, महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह, अहिंसा, ये क्या है और इनका क्या इम्पेक्ट रहा है भारत की राजनीतिक व्यवस्था पे। कौटिल्य की अगर बात करें तो कौटिल्य के बारे में जो भी चीज़ें हैं, जैसे इनका मंडल सिद्धांत हो गया, इनकी क्या विदेश नीति रही है, ये क्वेश्चन कौटिल्य से, अर्थशास्त्र से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौटिल्य में, तो ये यहाँ पर देख लेना आप। ठीक है, यूनिट 4 की बात करते हैं। अब आ गया हमारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में राज्यों का पुनर्गठन 1956, इसमें भाषा के आधार पर जो 3 राज्यों का गठन हुआ, फजल अली आयोग, इनके बारे में आपको डिटेल्स पढ़ना है। मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, कैसे 3 जो है पार्ट मिले और मध्य प्रदेश बना फजल अली आयोग की सिफारिश पर, ये तीनों पार्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या समस्याएं आई, मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ 2000 में, मतलब पुनर्गठन हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उस समय क्या समस्याएं थी,
और कब पुनर्गठन हुआ मध्य प्रदेश का, कैसे पुनर्गठन हुआ, कितने जिले वहाँ चले गए, संभाग वहाँ चले गए, कितने यहाँ रह गए, इनके बारे में सब आपको पता होना चाहिए। और ये आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा ही होगा। देखिए मैं बताऊँ आपको, ये जो 4 और 5 यूनिट हैं ये आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं सर्च कर रहा था मार्केट में भी कोई बुक आई नहीं है इसके बारे में। अगर आपको मिले तो आप ले लेना, लेकिन मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ आपको आप कैसे कर सकते हैं। देखिए जो राज्यपाल है, अब राज्यपाल लक्ष्मीकांत में जो दे रखा है वो भी वही है, लेकिन सिर्फ अंतर ये है, राज्यपाल वही है, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद सब वही है, लेकिन डिफरेंस एक ही है बस कि फैक्ट आपको कहाँ से मिलेंगे, एमपी के संदर्भ में वो मिलेंगे आपको परीक्षा धाम से। लेकिन जो थ्योरी मिलेगी आपको इसके बारे में वो मिलेगी आपको लक्ष्मीकांत से। तो लक्ष्मीकांत प्लस परीक्षा धाम दोनों को मिला के आप 4 और 5 यूनिट कर सकते हैं। और जो टॉपिक आपको नहीं मिले वो आप गूगल कर लो। जैसे मैं आपको बताऊं पहला टॉपिक, अब पहला टॉपिक लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से दे रखा है। इसके अतिरिक्त मैं बताऊं राज्यपाल की नियुक्ति, शक्ति, स्थिति, ये आपको लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छा दे रखा है। लेकिन जो मध्य प्रदेश में राज्यपाल रहे हैं उनके बारे में आप परीक्षा धाम में पढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के क्या संगठन, कार्य और भूमिका है, ये भी लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से दे रखा है। लेकिन कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं, मंत्रिपरिषद कैसा रहा है मध्य प्रदेश में, वर्तमान मंत्रिपरिषद कैसा रहा है, इसके बारे में आप परीक्षा धाम से पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा, जो राज्य की विधानसभा है लक्ष्मीकांत में, वो आप अच्छे से पढ़ लो। सेम वही है, जैसे संगठन और शक्तियाँ, अध्यक्ष की भूमिका, विपक्ष की भूमिका, वही है सब कुछ। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें ये याद रखनी है आपको कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, अध्यक्ष कौन है, अभी वर्तमान में कौन है, कौन रहते हैं, कौन रहे हैं अध्यक्ष, ये जो हम प्रीम पढ़ते हैं वो आप पढ़ लो। उच्च न्यायालय सेम ही है हमारा, संगठन, क्षेत्राधिकार, भूमिका सब वहाँ भी पढ़ते हैं हम उच्च न्यायालय। ठीक है, इसमें कुछ अंतर तो है नहीं, क्योंकि उच्च न्यायालय हमारा तो है ही नहीं, वहीं का है, वो तो केंद्र का ही है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय राज्य का नहीं होता है किसी का। ठीक है, वो पूरे भारत में उसका क्षेत्राधिकार होता है। जवाबदेही और अधिकार, ये आप निर्माण से पढ़ो, जो यूनिट मैंने बताई 2 बुक ऊपर की, उसमें ये बहुत अच्छे से दे रखा है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूं, इसमें एक प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता आ रहा है, जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, इनके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग और मानवाधिकार आयोग के बारे में। इसके अतिरिक्त जो महिला आयोग, इसके बारे में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। सूचना आयोग के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें क्या क्वेश्चन आते हैं, इसमें इनके कार्य आते हैं ज़्यादातर, तो इनके कार्य क्या हैं और इनकी क्या समस्याएं हैं, क्या सीमाएं हैं इन आयोग की। जैसे कुछ आयोग इनमें संवैधानिक है, कुछ सांविधिक है और कुछ गैर सांविधिक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से क्या है, इनके क्या कार्य हैं, कार्य विशेष रूप से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। यूनिट 5 की बात करते हैं। यूनिट 5 हमने जब प्रीलिम्स में पढ़ ही लिए, लेकिन इसके अतिरिक्त जो चीज़ें वहाँ नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश का प्रशासन सचिवालय वहाँ पे नहीं है, इसके बारे में आपको गूगल करना पड़ेगा। मुख्य सचिव के क्या कार्य मध्य प्रदेश में, इसके बारे में भी आपको कहीं ना कहीं से सर्च करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअल में कहीं दे ही नहीं रखा है और ना कोई यूनिट आई है। जब यूनिट आएगी तो मैं बता ही दूंगा आपको। इस दौरान अगर कोई यूनिट आ गई, मतलब कोई अच्छी बुक मिल गई मुझे, तो मैं सजेस्ट कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, वो ज्वाइन कर लेना आप। सचिव तथा आयुक्त मध्य प्रदेश में जो जिला प्रशासन है, जिलाधीश की भूमिका, ये जिलाधीश वाला, जिला प्रशासन वाला, ये तो आपको मिल जाएगा लक्ष्मीकांत में। और ये जो सचिव वाला है ये आप अच्छे से थोड़ा देख लीजिए इसको। ग्रामीण स्थानीय सुशासन जो है, पंचायती राज संगठन शक्तियाँ, शहरी स्थानीय सुशासन, ये पूरा आपको ऊपर की जो 2 बुक है पंचायती राज वाली वहाँ पर मिल जाएगा। मध्य प्रदेश भी वहाँ पर दे रखा है उन्होंने। इसके अतिरिक्त आप लक्ष्मीकांत का भी सहारा यहाँ पर ले सकते हैं पंचायती राज में। मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य, जनजाति, पिछड़े हुआ वर्ग का उत्थान और नक्सली समस्या। देखिए नक्सली समस्या जो भारतीय राष्ट्रीय अखंडता के सामने जो समस्या है, वो जो यूनिट 2 में है, ये ही नक्सली समस्या कोई अलग थोड़ी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में वही नक्सली समस्या रहेगी, मध्य प्रदेश में वही रहेगी। नक्सली तो नक्सली, हर जगह उनकी समस्या वो सेम ही है, कैसे समाधान करना है वो भी सेम ही है। लेकिन आपको मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के कौन से इलाके नक्सलवाद से प्रभावित है, वो देख लेना आप। जनजाति पिछड़े वर्ग का उत्थान, जनजातियों की मध्य प्रदेश में क्या समस्या है और पिछड़ों की, वंचित वर्गों की क्या समस्याएं हैं, कैसे इनका निदान किया जा सकता है, ये 10 में आ सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 10 नंबर में क्वेश्चन आने की इस टॉपिक ज़्यादा संभावना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। क्या, कौन सा, ये जो स्थानीय सुशासन वाला है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का योगदान क्या, 10 नंबर या 7 नंबर में हूबहू क्वेश्चन आएगा। ये सेम ऐसा कैसा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं के योगदान के बारे में बताइए। अच्छे से इसको सर्च कर लेना, रेफरेंस जरूर देना। इस बार की जो मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है, इसका जो चुनाव हुआ है, इसमें कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई है, मध्य प्रदेश से राज्यसभा में कितनी महिलाएं हैं, मध्य प्रदेश से लोकसभा में कितनी महिलाएं हैं, इनको फैक्ट के रूप में आप जरूर लिखना। ठीक है, जब आप क्वेश्चन की शुरुआत करें तो यहाँ से कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति व्यवस्था है, मध्य प्रदेश की विधानसभा में इतनी प्रतिशत महिलाएं हैं और लगातार बढ़ रही हैं।
ठीक है। और कोर्ट में ये भी लिख सकते हैं कि जो अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया है, इसकी दिशा में जो है मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है और 33% जो है महिलाओं को रिजर्वेशन करने के प्रयास करेगी, जैसे पंचायतों में किया है। मध्य प्रदेश की राजनीति में समसामयिक मुद्दे क्या हैं, वर्तमान में क्या राजनीति में समसामयिक मुद्दे चल रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में आपको पता है दल बदल कितना ज़्यादा हो रहा है, दल बदल के बारे में आपको पता होना चाहिए। दल बदल आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लो। मध्य प्रदेश में दल बदल की स्थिति अभी हाल ही में हमने देखी कुछ दिनों में, जो विपक्ष है उसकी क्या भूमिका है, ये भी समस्या में आ रहा है। विपक्ष की भूमिका बची ही नहीं है मध्य प्रदेश में, इतनी ज़्यादा सीटें आ गई है एक पार्टी को कि विपक्ष की भूमिका नहीं बची। तो जो समसामयिक मुद्दे हैं वर्तमान के, राज्य स्तरीय राष्ट्रीय स्तरीय दल किस प्रकार के हैं, चुनाव में क्या परेशानी आ रही है, चुनाव में बाहुबल धन बल का प्रयोग कैसा हो रहा है, महिलाओं की स्थिति कम क्यों है, पार्टिसिपेशन कम क्यों है, इसके बारे में हमको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में अगर कोई बुक मिलेगी अच्छी तो मैं रिकमेंड कर दूंगा, भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, वो ज्वाइन कर लो आप, है ना। अब हम पार्ट बी की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।